तो कक्षा 9वीं के जितने भी छात्र वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक क्वेश्चन को देखना, क्योंकि आप लोग लगातार से कमेंट कर रहे थे कि हमारा हिंदी का वार्षिक परीक्षा का पेपर लेकर के आइए। तो मैं आपका मॉडल पेपर लेकर के आया हूं, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। देखो, कुछ इस तरीके से आपके पेपर का पैटर्न रहने वाला है, और इस पैटर्न को दिखाने का उद्देश्य केवल आपको इतना है कि आपको अपने पेपर के पैटर्न का एवं क्वेश्चन के लेवल का पता चल सके। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एंड यही आपके एग्जाम का पैटर्न रहने वाला है। एंड एक एक क्वेश्चन आपके लिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है कि आप वीडियो को पूरा कंप्लीट देख लोगे तो बहुत अच्छा स्कोर अपने एग्जाम में करने वाले हो। देखो, कुछ इस तरीके से आपके पेपर का फ्रंट पेज रहने वाला है, और यहाँ पे देखिए आपका ये मॉडल पेपर है जो कि हिंदी विषय का है ना। तो देख सकते हैं, सबसे पहले आपको देख लेना कि आपके पेपर में कुल 23 प्रश्न आने हैं, और टोटल नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेस जो है इसमें 7 हैं। ठीक है, और आपका 3 घंटे का समय आपको मिलने वाला है, और आपके 75 नंबर का पूर्णांक है। ठीक है, देखो, तो निर्देश आपके सारे के सारे दिए गए हैं, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य। देखो, मैं 1 से लेकर के 23 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ आपको कंप्लीट करवाऊंगा, तो वीडियो पूरा देख लेना, और कमेंट बॉक्स में जरा सा कुछ जरूर से लिखना। ठीक है, और सेकंड कहता है कि प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक आपके 30 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। देखो, एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताऊंगा, तो बिल्कुल से बने रहना है, क्योंकि अब टाइम नहीं बचा है, एंड पूरे क्वेश्चन करके जाना है अपन को, है ना। 6 से 17 तक 12 प्रश्न है जो 2 नंबर के, 18 से 20 तक अपने 3 नंबर के 3 प्रश्न हैं, और 21 से 23 तक आपके क्या है 4 नंबर के 3 प्रश्न है ना। और मैंने बताया कि यह अभ्यास हेतु एक नमूना प्रश्न पत्र है। ठीक है, देखिए, तो इस तरीके से आपका पैटर्न आपके पेपर का रहने वाला है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम एक एक करके सभी प्रश्नों को। देखो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते जाना, एंड एक का भी क्वेश्चन का आंसर मिस नहीं करना। ठीक है, याद करते चलना। तो यहाँ पे कहता है पहले नंबर प्रश्न में आपके सही विकल्प आ जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में से सही विकल्प का चयन करके लिखिए 6 नंबर के सही विकल्प, है ना। देखो, आपको आंसर कैसे लिखना है, एकदम अच्छी राइटिंग में लिखना है। मैं सही सही आंसर आपको बताते जाऊंगा, और उन्हें याद कर लेना, और बहुत अच्छा आपका स्कोर रहेगा। ठीक है, देखिए, पहला क्वेश्चन है इसमें, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं कबीर, तुलसीदास, जायसी, सूरदास। देखो, मैंने टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, और कमेंट बॉक्स में पिन करके रखी है, तो उस पर जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना वीडियो देखने के बाद। ठीक है ना, तो टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लेना। देखो, प्रेम मार्गी की बात करी जा रही है, तो प्रतिनिधि कवि कौन से हैं, प्रेम मार्गी के जायसी, है ना। आंसर याद रखिएगा इसका, जायसी। इस तरीके से देखो, आपको एग्जाम में भी कैसे लिखना है इसका वीडियो मिल जाएगा। ठीक है ना, जल्दी ही। अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर है, मरकत डिब्बे के समान खुला हुआ है, तो क्या घर, ग्राम, शहर या विद्यालय। तो मरकत डिब्बे के समान खुला हुआ किसे कहा गया है, तो वो ग्राम को कहा गया। ठीक है, देखो, मैं लिखते जाऊंगा ताकि आपको ठीक तरीके से आंसर दिख सके। ठीक है ना, देखो, वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, लाइक नहीं करते हो आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि कबीरदास की रचना है कैदी और कोकिला, बीजक, साकेत, रामायण। तो देखो, यहाँ पे हमें सीधी बात क्लियर हो जाती है कि बीजक जो है कि कबीरदास की रचना है, इसके अकॉर्डिंग इनकी कई रचना आती हैं, साखी, शबद, रामायणी, है ना। तो बीजक इसका आंसर लिख देना है। तो और जो अन्य रचना है, जैसे देख लेते हैं, कैदी और कोकिला, ये आचार्य की रचना है ना, महावीर प्रसाद द्विवेदी। नहीं नहीं नहीं, उनकी नहीं है, ये किसी और की है। आपके में है इनका एक चैप्टर, कैदी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन है ना। और साकेत मैथिली शरण गुप्त की है। रामायण आप सभी को पता है महर्षि वाल्मीकि की, है ना। तो इसका जरूर से याद कर लेना, है ना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, काव्य के भेद माने गए हैं, तो 4, 2, 3 या 5। देखो, मैंने ये क्वेश्चन आपको अर्धवार्षिक में भी कंप्लीट करवाया था। काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के मेनली 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, तो देखो, इसका आंसर याद रखिएगा, 2। कौन कौन से, देखो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है दृश्य काव्य, देखो थोड़ा डिटेल में देखते जाएंगे, और दूसरा होता है आपका श्रव्य काव्य। ठीक है, ये काव्य के 2 भेद होते हैं ना, इनको याद रखना है। इनमें अंतर भी कभी आ जाता है, तो देखते हैं और सुनते हैं वो दृश्य काव्य, केवल सुनते हैं जैसे वो श्रव्य काव्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 2 वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, संधि, समास, शब्द या वाक्य, है ना। देखो, ये तो सभी को परिभाषा याद होगी, पहले से ही हम पढ़ते आ रहे हैं, है ना। ये हमारी संधि कहलाती है ना, तो संधि याद रखिएगा इसका आंसर। 2 वर्णों के मेल से होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, इस जल प्रलय में पाठ की विधा है, तो किस विधा में ये लिखा गया है, कहानी, रिपोर्टाज या फिर उपन्यास। तो देखिए, अगला ऑप्शन अगले पेज में आपका दिया गया है, नाटक दिया गया है ना। तो इसका राइट आंसर जो है इस जल प्रलय में जो है आपका रिपोर्टाज है। ठीक है, इस तरीके से इसको याद कर लेना है। तो यहाँ तक आपके हो जाते हैं ये 6 नंबर के सही विकल्प कंप्लीट, है ना। तो जल्दी से कर दो वीडियो को लाइक, एंड देखो अगले हम देख लेते हैं आपके रिक्त स्थान। देखो, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते चलना ताकि अच्छी तैयारी हो सके। यहाँ पे कहता है प्रश्न नंबर 2 में रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो 6 नंबर के आपके रिक्त स्थान हैं। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें, तरनी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए, है ना। खाली स्थान में अलंकार है। देखो, जहाँ पे एक ही वर्ण बार बार आई, देखो यहाँ पे क्या देख पा रहे हो आप, ता 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 ता, है ना। ये ता एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही, तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार। तो इसका आंसर आपको क्या लिख लेना है, पहले का अनुप्रास अलंकार, इसका आंसर आपको इस तरीके से लिख देना है। अगला क्वेश्चन कहता है कि रिपोर्टाज मूलतः खालिस्तान भाषा का शब्द है, तो फ्रेंच भाषा का शब्द है ना। तो ये फ्रेंसीसी आपको आंसर इसका याद रखना है।
अगला है रामचरितमानस एक प्रसिद्ध खालिस्तान है तो क्या है, महाकाव्य है, सभी ने पढ़ा होगा है ना। रामचरितमानस क्या है, महाकाव्य है, यहाँ पे महाकाव्य आपको लिख देना है। अगला है संचारी भावों की संख्या खालिस्तान है कितनी है, 33 या 35, तो संचारी भावों की संख्या जो होती है वो 33 होती है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही जोड़ी में भी बन सकता है। अगला ईमानदार शब्द में खालिस्तान प्रत्यय है ना, ईमानदार है ना, इसमें कौन सा प्रत्यय है आपका, तो दार, इसमें ये दार प्रत्यय है, ठीक है, ये याद रखना। अगला है रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं तो 4, 6 या 7, तो किल इसमें किल 6 पात्र हैं कुल, है ना, तो ये 6 पात्र आपको इसकी याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे होते हैं रिक्त स्थान और सही विकल्प कंप्लीट, है ना। चलिए बढ़ लेते हैं आपकी सही जोड़ियों की तरफ, जो कि आपकी दी गई हैं 6 नंबर की, आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। देखो तो आ और बा स्तंभ में आपको दी गई हैं। पहले नंबर पर दी गई है प्रेमचंद्र के फटे जूते, है ना। सेकंड है मेरे बचपन के दिन। देखो एक एक करके मैं सभी मिला दूंगा आपको, ये बहुत सारी यहाँ पे दी गई हैं, अब एक एक्स्ट्रा भी दे दी जाती है एग्जाम में। देखो प्रेमचंद के फटे जूते तो ये हरिशंकर परसाई की रचना है और यहाँ पे 1 नंबर की जोड़ी आपकी मिल जाएगी। सेकंड है मेरे बचपन के दिन, है ना, तो ये कहाँ पे मिलेगी, रात्रि कश्मीरी कवित्री, है ना, तो ये मिल जाएगी आपकी यहाँ पे मेरे बचपन के दिन। ये क्या है, एक संस्मरण है ना, मन्नू भंडारी, तो यहाँ पे मिल जाएगी इसकी यहाँ पे सेकंड की, मेरे बचपन के दिन से। अगला है बाख, तो एक कश्मीरी कवित्री से इसकी जोड़ी थर्ड की मिल जानी है, ठीक है, ये रहेगी थर्ड की। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व तो ये अलंकार कहलाते हैं, सभी को पता है। अगला है रात का तत्सम, तो रात्रि होता है ना, रात्रि का तद्भव पूछ लिया जाए तो रात लिखना, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 5 यहाँ पे हो जाएगा। अगला है झूरी का साला, तो उसका नाम क्या था, गया, है ना, प्रेमचंद्र यहाँ पे एक्स्ट्रा आपको दी गई है ना, तो ये रहेगी आपकी 6वीं की, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी 6 की 6 सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। अब आगे बढ़ लेते हैं, आपके आगे प्रश्न दिए गए सत्य असत्य, है ना। इसमें सत्य असत्य में आपको क्या लिखना है, एक सबके सामने मतलब जो सत्य है असत्य है वो छांटना होता है। 6 नंबर की आपकी एग्जाम में आती है। पहले नंबर पर दिया गया है 1 अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है। देखो इसी तरीके से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए मॉडल पेपर चाहिए, तैयारी करनी है तो सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, है ना। एक पहला प्रश्न दिया गया है इसमें 1 अंक वाला दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है, तो बिल्कुल सत्य यहाँ पे हो जाता है क्योंकि 1 अंक एकांकी में ही होता है और ये दृश्य काव्य एकांकी कहलाता है। अगला है नमक का दारोगा के लेखक मुंशी प्रेमचंद रहे, तो ये भी आपका सत्य रहेगा क्योंकि ये आपने चैप्टर पढ़ ही रखा होगा ना। नमक का दारोगा के कौन है, मुंशी प्रेमचंद, है ना। 2 बैलों की कथा, है ना, ये 11th क्लास में आपको डिटेल में पूरा चैप्टर मिलेगा, लेकिन इनकी रचना है ये, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है खंड काव्य ना मुक्तक काव्य का एक भेद है ना, खंड काव्य जो है मुक्तक काव्य का एक भेद है, तो ये भी यहाँ पे सत्य आपका रहेगा। मुक्तक काव्य, खंड काव्य ये प्रबंध, खंड महाकाव्य और खंड काव्य जो होते हैं प्रबंध काव्य के भेद होते हैं, तो यहाँ पे ये आपका असत्य हो जाएगा, है ना, असत्य, इसको लगाएंगे। अगला है महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, तो ये आपका सत्य रहेगा एंड ये बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आता है हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं होता है, तो ये आपका असत्य रहेगा ना। हुजूम का अर्थ जन समूह नहीं होता है क्योंकि होता है, हुजूम का अर्थ क्या होता है, जन समूह होता है ना। अगला है नानी के मन में देश के प्रति, देश की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो ये बिल्कुल सत्य है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सत्य सत्य असत्य सत्य असत्य सत्य, है ना, मतलब तीसरा और 5वां आपके असत्य हैं, बाकी सत्य हैं। इस तरीके से इन्हें कंप्लीट कर लेना। अगले प्रश्न में आ जाते हैं, आपके देख सकते हैं यहाँ पे 5 नंबर के प्रश्न में दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या शब्द में लिखिए ना। तो 6 यहाँ पे 6 नंबर की आपकी क्या है, प्रश्न नंबर 5 में एक शब्द या वाक्य पूछे गए। तो पहला प्रश्न है छायावाद के स्तंभ कवि कौन है, स्तंभ कवि पूछे गए। वैसे तो छायावाद में प्रमुख कवि प्रसाद पंत निराला वर्मा है, लेकिन स्तंभ कवि है ना, तो वो है इसके जयशंकर प्रसाद, है ना। इसका आंसर आपको क्या लिखना है, जयशंकर प्रसाद। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिखिएगा, ठीक है, ये आपका आंसर रहेगा, है ना। आपको आंसर बढ़िया से लिखना है कि छायावाद के स्तंभ कवि जयशंकर प्रसाद हैं ना, जिनकी रचना इस तरीके से भी लिख सकते हैं थोड़ा बना करके, है ना, कामायनी है लिखना चाहें तो आगे, नहीं तो इतने में भी आपको नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहा की देखिए, दोहा के प्रथम चरण की बात यहाँ पे की जा रही है। दोहा के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, तो 13-11 से मात्राएं होती हैं, मतलब पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो पहले और तीसरे में मतलब प्रथम चरण की बात की गई तो 13 मात्राएं यहाँ पे हो जाएंगी, ठीक है। अगला है आपका, और दोहा में टोटल कितनी 24 मात्राएं होती हैं, ये याद रखना। अगला है हिंदी साहित्य में उपन्यास सम्राट के नाम से कौन जाने जाते हैं। तो सभी को पता है कि मुंशी प्रेमचंद्र को, है ना, प्रेमचंद लिख देंगे। प्रेमचंद को क्या माना जाता है, उपन्यास सम्राट उन्हें कहा जाता है, ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है टेढ़ी खीर मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है कठिन कार्य, क्या होता है, कठिन कार्य। इस तरीके से आपको इसका आंसर कठिन कार्य लिख देना है ना, कठिन लिखा हुआ है, ठीक है। अगला है मेरे संग की औरतें पाठ में लेखिका के कुल कितने भाई बहन थे। तो ये 5 भाई बहन थे, है ना, 5 भाई बहन थे, इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है जिस काव्य को देखकर या सुनकर आनंद लिया जाता है उसे क्या कहते हैं ना। देखिए अभी हमने दृश्य काव्य श्रव्य काव्य आपको दोनों बताए थे। तो देख कर, देखिए देखना आ गया तो दृश्य तो हो ही गया है ना, मतलब दृश्य काव्य है ना, और देखना नहीं होता वहाँ पे, तो सुनना होता केवल, तो वो श्रव्य काव्य होता है, ठीक है। ये दृश्य काव्य आपका आंसर रहेगा। अब आ जाते हैं अपने 2-2 नंबर के प्रश्न पर। 6वें नंबर का प्रश्न दिया गया है नई कविता के प्रमुख 2 कवियों के नाम उनकी एक एक रचना सहित लिखिए, है ना। और अथवा में प्रश्न दिया गया है भक्ति काल के प्रमुख 2 कवियों के नाम उनकी एक एक रचना, है ना, नई कविता के और भक्ति काल के। चलिए 6वें का आंसर आपको किस तरीके से लिखना है, आप अपनी कॉपी में ऐसे कैसे लिखना है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ, देखिएगा।
आपको इस तरीके से इसका आंसर लिखना है। देख सकते हो यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर इसी तरीके से हेडिंग डाल के ब्लैक पेन से ब्लू में आपको ये लिखना है ना। नई कविता के प्रमुख 2 कवि और उनकी रचना इस प्रकार है। आगे है नई कविता के कवि हरी घास पर क्षण भर, ये इनकी रचना है शमशेर बहादुर सिंह, है ना, ये इनकी रचना है। अथवा में प्रश्न दिया गया था आपको भक्ति काल के प्रमुख 2 कवि उनकी रचना है, तो तुलसीदास और सूरदास इनकी भक्ति काल के प्रमुख कवि हो जाते हैं, उनकी रचना हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है माखनलाल चतुर्वेदी की काव्यगत विशेषता, है ना। तो माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय बिल्कुल से करना है। 2 रचना लिखनी है, भाव पक्ष, कला पक्ष और साहित्य में स्थान। ठीक है, ये आपका 2 नंबर में आ रहा है ना। अथवा में दिया गया सुमित्रानंद पंत का, है ना। तो माखनलाल चतुर्वेदी और सुमित्रानंद पंत का कवि परिचय मतलब आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आ ही रहा है। देखो, तो माखनलाल चतुर्वेदी की आपको 2 रचना लिखनी है, पुष्प की अभिलाषा और हिम किरीटनी, है ना। ये देखो वो कैदी और कोकिला इन्हीं की रचना है ना, मैं जरा ध्यान नहीं आ रहा था मुझे तब। ये रहेगा यहाँ पे इनका भाव पक्ष लिख देंगे और कला पक्ष लिख देंगे, ये साहित्य में स्थान रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर आपको कंप्लीट कर देना है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है कि अगला क्वेश्चन सुमित्रानंद पंत का था। ठीक है, इनकी 2 रचना लिखनी है, ये सही भाई सारा कुछ है ना। तो अथवा में आपको क्या लिखना है, 2 रचना सुमित्रानंद पंत की लिखना है, पल्लव और गुंजन और उनका भाव पक्ष और कला पक्ष, है ना। भाव पक्ष क्या, प्रकृति में चित्रण, है ना, ये मतलब प्रकृति से रिलेटेड इन्होंने कविताएं करी हैं। और मानवीय प्रेम और करुणा का भी यहाँ पे काव्य में सौंदर्य देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये कंप्लीट कर देंगे। और साहित्य में स्थान लिख देना कि छायावादी युग के प्रमुख स्तंभों में से एक है, मतलब छायावाद के प्रमुख कवि माने जाते हैं और प्रकृति के सुकुमार कवि भी ये कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कवि पंत ने गांव को हरता जनमन क्यों कहा है, ये लिखिए, है ना। तो 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा गया है। अथवा में है गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया, ना। दोनों गांव से रिलेट करते हुए क्वेश्चन है। देख सकते हो हरता जनमन गांव को क्यों कहा गया है, ये आंसर आपका ऊपर दिया गया है 8वें का उत्तर। देखो इसी तरीके से एग्जाम कॉपी में आपको लिखना है प्रश्न क्रमांक 8 का उत्तर बढ़िया से सेंटर में डालकर उसको हेडिंग करके, है ना, तो वो लिखिएगा, फिर आंसर लिखना। ठीक है, क्वेश्चन नहीं लिखना एग्जाम में, क्वेश्चन तो यहाँ पे लिखा हुआ है केवल समझने के लिए कि हाँ ये जरूर यही है ना। लिखिएगा आंसर, कवि पंत ने गांव को हरता जनमन इसलिए कहा है क्योंकि गांव की प्राकृतिक सुंदरता, ताजी हवा, हरियाली और शांति मन को मोह लेती है। तो इस तरीके से इसका आंसर लिख देंगे। अगला था गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा गया, क्योंकि वह चारों ओर फैली हरियाली और खुलेपन का प्रतीक होता है। तो इस तरीके से इसके मतलब गांव में हरियाली होती है ना, खुलापन होता है बिल्कुल, है ना, प्राकृतिक खूबसूरती होती है। तो इस तरीके से इसको कहा गया मरकत डिब्बे सा खुला, तो इसको लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है हमारा दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, ना। दोहा छंद तो आपने पढ़ा ही हुआ। दोहा छंद की परिभाषा लिखनी है जिसमें 13-11 की 30 मात्राएं होती हैं और 24 टोटल मात्राएं होती हैं और यह एक मात्रिक छंद होता है और इसका उदाहरण आपको लिखना है। तो उदाहरण तो आप दोहा रामायण का, रामचरितमानस का कोई भी दोहा का उदाहरण लिख सकते हैं, आता है। अगर आपको तो नहीं आता है तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। एंड यमक अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण सहित लिखनी है। तो ये रहेगी आपका दोहा छंद की परिभाषा। देख सकते हो 13-11 मात्राओं का जो है क्रम इसमें होता है और यह एक क्या है, यह मात्रिक छंद है, इसको याद रखना, है ना। यह 2 पंक्तियों का छंद है और इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं और इसका उदाहरण रहेगा संतोषी मनुजा को धन समशील सहाय। जो भी आपको आसानी से याद है दूसरा तो वो भी कर सकते हैं ना। चलिए अगला अथवा में था कि यमक अलंकार की परिभाषा लिखिए। तो यमक अलंकार की परिभाषा देखो, यमक और अनुप्रास, अनुप्रास आपको याद होगा तो फिर यमक भी याद होना चाहिए। तो अनुप्रास में एक ही वर्ण की आवृत्ति होती है तो अनुप्रास अलंकार होता है। यमक में क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति हो लेकिन अर्थ हर बार अलग हो, है ना। तो ये यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे यमक अलंकार होता है। यहाँ पे आपको उसका उदाहरण भी आपको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आंखें और आंखें का दोहरा, देखो आंखें आ रहा है दो, ये दो आंखें 2 बार, तो इनका दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है, तो यहाँ पे यमक अलंकार है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाता है महाकाव्य और खंड काव्य में आपको अंतर लिखना है। ये तो बिल्कुल आ ही रहा है पेपर में। अगला है कि काव्य किसे कहते हैं, इसके भेदों के नाम लिखिए। तो चलिए महाकाव्य और खंड काव्य में अंतर देख लेते हैं पहले। तो महाकाव्य क्या, महाकाव्य आकार में बड़ा होता है, एक ये याद रख लेना, और खंड काव्य अपेक्षाकृत छोटा होता है ना। इसमें किसी महानायक या देवता के संपूर्ण जीवन की कथा होती है, वर्णन होता है। इसमें किसी आंशिक घटना का वर्णन होता है। इसमें यह लंबा और विस्तार पूर्वक होता है ना। इसमें कई सर्ग होते हैं, मतलब 8 सर्ग तो महाकाव्य में होते ही होते हैं। अथवा में क्वेश्चन था हमारा, देखो उदाहरण याद रखना है इसके महाकाव्य और खंड काव्य के ना। तो महाकाव्य का उदाहरण है रामायण महाभारत, है ना, या फिर रामचरितमानस, कामायनी, साकेत वगैरह भी याद रख सकते हैं। खंड काव्य के उदाहरण हो जाते हैं ये साकेत, ये नहीं है भाई, ये तो महाकाव्य है ना, ये नहीं है, साकेत नहीं है। ये यहाँ पे क्या पंचवटी कर लीजिएगा इसकी जगह, तो सही है, यही लिखा हुआ है। जयशंकर प्रसाद की यहाँ पे क्या रचना कर लेंगे, जयशंकर प्रसाद का कोई खंड काव्य नहीं, वो नरोत्तम दास का आप कर लीजिएगा सुदामा चरित। ठीक है, और ये याद रखना। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है काव्य किसे कहते हैं ना, इसके आपको भेद लिखने थे। तो काव्य देख सकते हो यहाँ पे, काव्य वह रचना है जिसमें भाषा की लयात्मकता और सौंदर्य के माध्यम से कवि अपनी भावनाओं, विचारों और कल्पना को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करता है। और काव्य 2 प्रकार के होते हैं, श्रव्य काव्य, है ना, और दृश्य काव्य, जिसे हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका प्रेमचंद्र की 2 रचनाएं लिखते हुए उनकी भाषा शैली लिखिए। 2 नंबर में प्रेमचंद्र का जीवन परिचय पूछा गया, महादेवी वर्मा का पूछा गया। तो इन दोनों को कंप्लीट करके जाना है। देखो ये रहेगा यहाँ पे प्रेमचंद्र का जीवन परिचय, इनकी 2 रचनाएं आप इस तरीके से लिख सकते हो, कोई भी 2 याद रखिएगा, गोदान और गबन, कोई भी, इतनी सारी दी गई हैं आपके सामने, संग्राम, मानसरोवर, कफन, पंच परमेश्वर, सेवा सदन, निर्मला, कोई भी 2 याद कर लो, 3 याद कर लो, एक्स्ट्रा 1 लिख देना। ठीक है, भाषा शैली, इनकी भाषा सरल, सहज और भावपूर्ण है ना। और खड़ी बोली का यूज जिन्होंने किया, हिंदी में अधिक सशक्त
सशक्त लेखन किया है ना। साहित्य में ये उपन्यास सम्राट के रूप में जाने जाते हैं, है ना। और महादेवी वर्मा का कुछ इस तरीके से आपको जीवन परिचय लिखना है। इनकी रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। इनके काव्य संग्रह क्या है, यामा, नीरजा, संध्या गीत हो जाते हैं, मेरा परिवार, है ना। ये इनकी सारी की सारी रचनाएं दी गई हैं। अतीत के चलचित्र, है ना। तो इस तरीके से कोई भी 2-3 रचनाएं आप याद रखिएगा, ये आपको बहुत सारी दी गई हैं। और भाषा शैली लिखना है कि कोमल, भावनात्मक और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है और प्रकृति, प्रेम और करुणा की अभिव्यक्ति करी गई है ना, इस तरीके से लिख देना। और ये साहित्य में स्थान छायावादी युग की प्रमुख कवित्रियों में से एक है। उनको आधुनिक मीरा के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। ये याद रखना, इससे ऑब्जेक्टिव बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, बच्ची, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया, 2 नंबर में क्वेश्चन है। अथवा कहता है कि तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं ना, तो तिब्बत के लोग क्या लेकर घूमते हैं और छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ाया, तो इसका आंसर आपको ये लिख लेना है। एंड तिब्बत के लोग क्या लेकर के घूमते हैं, तो प्रार्थना चक्र लेकर के घूमते हैं, तो इसको याद कर लेना। ये दोनों का आंसर का स्क्रीनशॉट आप कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, गद्य की गौड़ विधाओं के, देखो मुख्य विधाओं के नाम यहाँ पर नहीं पूछे गए हैं ना, गद्य की गौड़ विधाओं के नाम पूछे गए हैं। अथवा कहता है कहानी और उपन्यास में अंतर लिखना है, ठीक है। अभी दिख नहीं रहा होगा, आप देखिएगा, है ना। कहानी और उपन्यास में कोई 2 अंतर आपको लिखना है, तो बिल्कुल से अंतर आपको याद करके ही जाना है। देखो पहले तो देख लेते हैं गद्य की प्रमुख जो गौड़ विधाएं। गौड़ विधाएं कौन कौन सी हैं, जैसे यात्रा वृत्तांत हो गया, है ना, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, इसमें कहानी निबंध नहीं लिखना है, वो मुख्य विधाएं होती है ना, तो वो नहीं लिखना है इसमें। ये रहेंगी हमारी गौड़ विधाएं, ठीक है। अथवा में आ जाता है आपका कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। तो कहानी क्या होती है, देखो कहानी छोटी होती है, उपन्यास लंबा होता है। ये कितना अंतर बना देना है ना। और कहानी एक ही घटना पर, प्रसंग पर केंद्रित रहती है, इसमें कई घटनाएं आ जाती हैं ना, पात्र अधिक होते हैं, है ना। कहानी में सीमित पात्र होते हैं और कहाँ उपन्यास में विस्तृत पात्र, मतलब कई सारे, मतलब विस्तृत कथा होती है, तो कई सारे पात्र हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अगले पेज में दिया गया है। चलिए चलते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। निपात शब्द क्या होते हैं, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड ये लगातार से आ ही रहा है। तो निपात शब्द क्या होते हैं लिखिए, है ना। अथवा कहता है कि तत्सम शब्द क्या होते हैं, उदाहरण से लिखिए। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ, तत्सम और निपात को दोनों को। देखो निपात शब्द जहाँ पे देखो कहीं भी वाक्य में जोर देने का भाव, देखो यहाँ पे देख सकते हो, जोर देने का भाव प्रकट करने के लिए प्रयोग किए जाएं। जैसे मैं ही बाजार जाऊंगा, है ना, तुम भी थे, है ना, तुम भी थे, है ना, तो भी कहाँ पे, यहाँ पे प्रभाव डाला है, तो ये क्या हो गए हमारे निपात शब्द। अथवा हम कहते हैं तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से सीधे बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में लाए गए हैं, जैसे सूर्य हो गया, अग्नि, विद्या, धर्म, ये सारे क्या हो जाते हैं, तत्सम शब्द। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। तो 2 अंतर आपको इसमें याद कर लेना है। अगला है सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, इसका आंसर रहेगा मुहावरे और लोकोक्ति में अंतर आपका दिया गया है। मुहावरा वाक्यांश होता है, लोकोक्ति क्या होती है, पूरा वाक्य होती है ना। इसका उपयोग वाक्य में एक भाग के रूप में किया जाता है, इसका उपयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, तो इसको याद रखना, इससे भी ऑब्जेक्टिव बना हुआ है। उदाहरण रहेगा पानी पीना, है ना, क्षमा करना इसका अर्थ होता है। उदाहरण जैसे कुत्ते ऐसा, है ना, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ये भी इसका हो सकता है। अगला क्वेश्चन, सालेम अली पक्षी प्रेमी कैसे बने, तो इसका आंसर आपको लिखना है इस तरीके से। देखिए ये रहेगा आपका, सालेम अली पक्षी प्रेमी बचपन में ही बने। उन्होंने एक बार एक पक्षी को घायल अवस्था में देखा और उसे पकड़ने की कोशिश की, है ना। इस अनुभव की ने उनके मन में पक्षियों के प्रति प्रेम जगा दिया, तो इस तरीके से आपको लिख देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, संधि और समास में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा में आपको दिया गया है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ सहित वाक्य बनाकर लिखिए। हवा से बातें करना या मुंह की खाना, है ना, ये इनके करने हैं आपको। तो पहले तो संधि और समास में अंतर देख लो भाई। तो ये रहेगा संधि और समास में अंतर। संधि में 2 शब्द जुड़ते हैं, उनके मतलब उनके स्वर या वर्ण बदलते हैं और फिर एक शब्द बनता है। और समास में 2 शब्द मिलकर नया अर्थ देते हैं। संधि में व्याकरणिक प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन होता है, यह संक्षिप्त प्रक्रिया होती है। जैसे संधि का विच्छेद करें तो गुरु प्लस उक्ति, तो इससे गुरुकृति, है ना, बन जाएगा। और इसमें रसोई घर, तो ये रहेगा कंप्लीट। इसके बाद आपका दिया गया था हवा से बातें करना और मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ वाक्य सहित बताना था आपको, है ना। तो ये रहेगा, हवा से बातें करने का अर्थ होता है बहुत तेज गति से चलना या दौड़ना, है ना। वह कार इतनी तेज दौड़ा, मतलब कहते हैं हवा से बातें, है ना, तो ये हो जाएगा आपका। मुंह की खाना, पराजित होना, अपनी झूठी बातों के कारण उसे हर बार मुंह की खानी पड़ती है, तो इस तरीके से इसका वाक्य प्रयोग कर देंगे। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी। अथवा मैं रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य लिखिए। देखो एक एक क्वेश्चन को देखते चलो एंड याद कर लेना सारे के सारे, और वीडियो को लाइक कर देना और टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लोगे तो वहाँ पे आपकी बहुत हेल्प होती है। देखो आ रहेगा आपका, मृदुला गर्ग अपनी नानी से क्यों प्रभावित थी, तो वह अपनी नानी की सादगी, आत्मनिर्भरता और ईमानदारी से जो है प्रभावित थी, है ना। इस तरीके से पूरा का आंसर लिख देना। अगला था आपका, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य क्या है, तो ये आपका उद्देश्य इसका दिया गया है ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की भूमिका को उजागर करना इसका जो है प्रमुख उद्देश्य रहा है ना। ये सारा कुछ इसमें बताया जो गया है वही लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका जाता है, निम्नलिखित काव्यांश का संदर्भ प्रसंग भाव लिखें। यहाँ से हमारे 3-3 नंबर के प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये दिया गया आपको, मेघ आए बड़े बंठन समर के, आगे आगे नाचती गाती बिहार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली। इसको पूरा पढ़ लेना। अब आपको पता लगाना है संदर्भ में क्या लिखना होता है, ये कहां से लिया गया है, किस चैप्टर से। आप प्रसंग में लिखना होता है, इसमें बताया क्या जा रहा है वो संक्षिप्त रूप में, एंड भावार्थ में आपको पूरी इसकी व्याख्या करनी होती है। तो संदर्भ लिखिएगा कि मेघ आए चैप्टर से लिया गया है। इसके रचयिता जो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, ठीक है। इसको याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
और प्रसंग इनका लिखिएगा यहाँ पर बादलों और मेहमान है ना के आने पर, बादलों यहाँ पर कहें कि दामाद के आने पर लोगों की प्रसन्न होकर उनका स्वागत करने की जो कुशलता का चित्रण किया जा रहा है, ठीक है। और ये रहेगा आपका इसका भावार्थ, है ना। देखिए इस तरीके से आपका अगर इसका बुक में है आपके पास तो उससे भी कर सकते हो, है ना। तो ये रहेगा आपके पास यहाँ पर कंप्लीट। और काव्य सौंदर्य लिखेंगे तो नंबर नहीं कटेगा, सीधी बात ये है। अगला आपका दिया गया अथवा में, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच न हुई, सुबरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। तो ये रहेगा आपका आंसर इसके सामने। कबीर की शब्द पाठ से जो है आपका लिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इनके नाम जरूर से लिखना होता है, नहीं तो आपके नंबर इसमें 1-2 नंबर कट जाते हैं, है ना। रहेगा प्रसंग, इसमें कुल आदि से बड़ा मनुष्य के कर्मों को बताया गया है, मतलब जो मनुष्य के कुल से बड़ा है ना उसके कर्मों को बताया गया है। तो कबीर कहते हैं कि जो कर्म ऊंचे श्रेष्ठ नहीं है तो उच्च कुल के जन्म लेने से भी क्या लाभ, मतलब उच्च कुल में जन्म भले ले लो अगर कर्म ऊंचे नहीं है तो, है ना। तो काव्य सौंदर्य इस तरीके से लिख देना, इसके कर्म के महत्व का प्रतिपादन किया गया, शांत रस है, सरल सुबोध भाषा है ना, ऐसे ही लिखना होता है। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है गद्यांश। अब पद्यांश कंप्लीट है, गद्यांश की संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या करनी है। 3 नंबर में क्वेश्चन है आपका दिया गया है, जानवर में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल ये क्वेश्चन आता है। तो ये आपको पता ही चल गया होगा कि प्रेमचंद्र के पाठ से लिया गया है, दो बैलों की कथा से, है ना। तो देख सकते हो दो बैलों की कथा पाठ से लिया गया है, इसके रचयिता या फिर लेखक कहें कि प्रेमचंद्र है ना। और अपनी पुस्तक क्षितिज, है ना, लिखना मत भूलें क्षितिज का नाम, कि क्षितिज हमारी पाठ्य पुस्तक से लिया गया, इसके पाठ दो बैलों की कथा से लिया गया, जिसके रचयिता कौन है, प्रेमचंद्र है, ऐसे लिख दिया करें। अगले आपको प्रसंग में यहाँ पे लिखना है, यहाँ पर लेखक ने गधे को बेवकूफ़ कहने के संबंध में प्रश्न उठाया है ना, कि वास्तव में वह बुद्धिहीन है या उसके सीधेपन के कारण से यह पदवी दे दी गई है। ये व्याख्या में आपको लिखना है। और विशेष, है ना, इसमें विशेष लिखना होता है, उसमें काव्य सौंदर्य, ठीक है। विशेष आपको जरूर से लिखना है ना, व्याख्या केवल इतनी है, इतनी यहाँ पे होती है, यहाँ तक, है ना, ठीक है, यहाँ तक। और ये आपका विशेष यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। अगला आपका आ जाता है यहाँ पे अथवा में क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट पेज में दिया गया है। चलिए हम इसको पहले देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ से स्टार्ट होता है, मुझे लगता है कि किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारती रहो। अब इसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि किस चैप्टर से ये लिया गया है, तो चलिए मैं आपको इसका आंसर सीधे सीधे बता देता हूँ कि ये कहाँ से लिया गया है। देखो ये रहेगा आपको इसको पढ़ करके, तो देखिए ये हरिशंकर परसाई के चैप्टर से लिया गया है, जो कि प्रेमचंद के फटे जूते उस चैप्टर का नाम है, और हरिशंकर परसाई ने उसे लिखा है। और इसका प्रसंग आपको यहाँ पर इस तरीके से लिख देना है, और ये रहेगा इसका जो कि व्याख्या। और ये विशेष इतना भारी नहीं लिखना होता है, केवल 2 लाइन आप लिख दोगे, 1 लाइन 2 लाइन तो चल जाएगा, और बस आपको नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है 20 नंबर का प्रश्न है, वार्षिक परीक्षा की तैयारी पर पिताजी से किए गए संवाद को लिखे ना। मित्र से संवाद भी आ सकता है ना। तो ये मेनली आपको क्या लिखना है, ये आपको नॉर्मल सा कन्वर्सेशन लिखना है अपने मित्र और आपके बीच, है ना। तो पिताजी से अनुज कहता है, अनुज जी पिताजी, है ना, पिताजी तुम्हारी वार्षिक परीक्षाएं समीप आ रही है ना। तो इस तरीके से लिखना है कि कौन बोल रहा है ना, ताकि समझ में आए, एक संवाद होता है ना। तो यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अपने अकॉर्डिंग भी आप इसे लिख सकते हैं, ये अपने हिसाब से लिखने वाली चीज़ें होती हैं। अगला कहता है कि जल ही जीवन है विषय पर अनुच्छेद लिखे। तो देखो जल ही जीवन है ना, इस पर आपको अनुच्छेद यानी कि एक आर्टिकल लिखना है, एंड शॉर्ट में लिखना चाहिए आपको, है ना, मतलब शॉर्ट निबंध कह लो, है ना। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिलेंगे। ये रहेगा, देखो देखिए पूरा सृष्टि की रचना के महत्वपूर्ण तत्व जल को जीवन कहा जाता है, बिना जल के प्राणियों का जीना भी असंभव है। मतलब सबको जल की आवश्यकता पता है, जल के जो है दोहन हो रहा है उसके बारे में, ये ना, तो थोड़ा बहुत सब कुछ बता दी हो, पूरा पूरा लिख दीजिएगा, ये कंप्लीट रहेगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि गद्यांश को पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखे ना। तो आपको कुछ प्रश्न दिए गए हैं, तो पहले इसे अच्छी तरीके से पढ़िएगा। देखो एग्जाम में ये अपठित गद्यांश होता है, तो कई बार तो क्या होता है नया नया आ जाता है। तो भारत विविधताओं वाला देश है, यहाँ अनेक धर्म भाषाएं परंपराएं पाई जाती हैं। इसको अच्छी तरीके से पढ़ करके आपको क्वेश्चन देखना है कि उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक इसका क्या लिखना है, देखिए तो यहाँ पर राष्ट्र के बारे में, है ना, अनेक धर्म हैं लेकिन एकता है, अनेकता में एकता है। तो एक तरीके से कई बच्चे तो यही लिख देंगे, लेकिन राष्ट्रीय एकता आपको यहाँ पर इसका शीर्षक लिखना, क्या, राष्ट्रीय एकता, इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखना है ना। अगला क्वेश्चन पूछा है गद्यांश का सारांश 20 शब्दों में लिखिए, है ना, 20 शब्दों में लिखना है। तो आपको इसी से उठा करके 2-2 लाइन्स, है ना, यहाँ से कुछ मतलब इतनी यहाँ से लिख दिया, है ना, कि हमारे भारत में अनेक धर्म भाषाएं बोली जाती हैं, अनेक कई रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, फिर भी भारत में मतलब एकजुट रह करके लोग रहते हैं ना, कई धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ सारांश इसका लिख देना है। अगला कहता है कि भारत राष्ट्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो इसकी मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पे देख सकते हो, राष्ट्र की मुख्य विशेषता अनेकता में एकता है, ये लिखा हुआ है, सीधा आंसर लिखा हुआ है ना। ये देखिए इसी में आंसर आपको मिल जाते हैं। तो इसका आंसर आपको क्या लिखना है, अनेकता में एकता भारत की प्रमुख विशेषता है, ठीक है। अगला है भारत शब्द का वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो भारत एक महान देश है, तो इस तरीके से आपको इसका वाक्य में प्रयोग कर देना, भारत एक महान देश है,
या फिर लिख सकते हो मेरा भारत महान। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हो। देखो ये सारांश का उत्तर भी आपका साथ में दिया जाएगा, ठीक है। ये रहेगा 21 का उत्तर जो कि राष्ट्रीय एकता आपका शीर्षक सारांश, और ये रहेगा आपका चारों का उत्तर, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, आपको अथवा में दिया गया है आपको काव्यांश। अभी गद्यांश हो गया, अब काव्यांश भी आता है आपके पेपर में। तो काव्यांश को पहले तो पढ़ ले, नर हो ना निराश करो मन की, कुछ काम करो कुछ काम करो, ठीक है। इसको पढ़ करके अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य को भाई करना क्या चाहिए। तो मनुष्य को क्या करना चाहिए, तो निराशा त्याग करके काम करना चाहिए। यही ना इसमें कहा जा रहा है कि निराश ना हो, है ना, कुछ काम करो कुछ काम करो। तो क्या आंसर लिखिएगा, निराश ना हो करके काम करना। देखो अच्छी राइटिंग में लिखना आप लोग, मैं तो जल्दी जल्दी में थोड़ा लिख देता हूँ, करना चाहिए, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं यहाँ पे उपयुक्त काव्यांश का भावार्थ लिखे ना। इसको आपको भावार्थ कहें कि एक तरीके से उसका थोड़ा सा सारांश ही लिखना होता है। तो भावार्थ कुछ इस तरीके से आपको लिख देना है, ये रहेगा आपके सामने, यहाँ पे देख सकते हो। भावार्थ, मनुष्य को निराशा छोड़कर काम में लग जाने को कहा गया। आदमी जीवन मतलब जो उसमें बताया जा रहा है, मेनली उसमें बात करी जा रही है, वही आपको लिखना होता है। अगला है आपको उपयुक्त काव्यांश का उचित शीर्षक आपसे पूछा गया, तो नर हो ना निराश करो मन को, है ना। तो ये इसका शीर्षक आपको लिख देना है, ठीक है। ये होते हैं इसके अथवा वाले के आंसर कंप्लीट 21 के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको पूछा है प्राचार्य को, है ना, अपने विद्यालय के प्राचार्य को शाला त्याग प्रमाण पत्र या फिर जैसे, है ना, स्थानांतरण प्रमाण पत्र भी कहते हैं ना। तो इसको भी याद रखना। तो ये भी इस तरीके से भी एग्जाम में लिखा हुआ आ सकता है ना। टीसी जिसे कहते हैं, टीसी की एप्लीकेशन मतलब हिंदी में लिखनी है। अथवा मैं परीक्षा की तैयारी का उल्लेख करती हूँ, रुपए मंगवाने से के संबंध में अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है आपको, ठीक है। 4 नंबर में ये क्वेश्चन भाई आता है एग्जाम में। एंड देखो इसको बिल्कुल से छाप करके ही आना। देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस तरीके से इस फॉर्मेट में आपको यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर रहेगा कंप्लीट, ये आपकी टीसी की एप्लीकेशन हो जाएगी, ठीक है। इसे आप अच्छी तरीके से कर सकते हो। एंड आपको जो भी पहले से याद है बल्कि उसे ही करिएगा। अब अथवा का परीक्षा की तैयारी के संबंध में आपको पिताजी से लेटर लिखते हुए पैसे मंगवाने हैं या फिर कहीं के, है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख दीजिएगा इसको। ये रहेगा आपका पूरा कंप्लीट आंसर, ठीक है। यही फॉर्मेट आपका होना चाहिए। डेट वगैरह आप लोग कर लीजिएगा मेंशन, एंड नाम भी, है ना। अगला रहता है आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय की रूपरेखा सहित निबंध लिखना है। 4 नंबर में का निबंध आता है। तो पहला आपका पूछा गया है जल ही जीवन, है ना। किसका, जल ही जीवन है। विज्ञान के चमत्कार, विद्यार्थी जीवन का महत्व, मेरा प्रिय खेल, पर्यावरण प्रदूषण की समस्या। इनसे बाहर आपके पेपर में निबंध नहीं जा रहा है। देखो तो मैं सभी के उत्तर आपको बता देता हूँ, एंड एक एक बार इनको पढ़ लेना, बाकी ज़्यादा इनको रटना नहीं होता है निबंध को। जीवन, जल ही जीवन है, इसकी रूपरेखा इस तरीके से लिखेंगे। परिचय मतलब पहले तो प्रस्तावना, परिचय या प्रस्तावना एक ही चीज़ होती है। और इस तरीके से जल का महत्व कुछ हेडिंग डाल लेंगे। कृषि क्षेत्र में, स्वास्थ्य में जैसा भी है, जल के संकट इसके कारण, है ना, जल संरक्षण के उपाय, फिर निष्कर्ष या फिर कहें उपसंहार, ठीक है। अगला आपका निबंध दिया गया था विद्यार्थी जीवन का महत्व, ठीक है। तो ये देखिए विद्यार्थी जीवन का महत्व, ठीक है। इसका भी आपको याद कर लेना। इसकी ये तरीके से रूपरेखा लिख देंगे। एंड यहाँ पे आपको देखो पूरा का पूरा निबंध दिया गया है, ये रहेगा आपको। अब अगला था आपका मेरा प्रिय खेल। तो अगर आप इसका करना चाहो तो देखो किसी एक का कर लेना, मैंने आपको सारे के सारे आंसर बता दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो एंड जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आपकी कमेंट बॉक्स में दी गई है, जाकर के ज्वाइन करो। विज्ञान के चमत्कार, है ना। तो विज्ञान के चमत्कार यानी कि यही, है ना। तो ये रहेगा आपके सामने विज्ञान के चमत्कार, आपका आंसर यहाँ पे पूरा का पूरा ये दिया है। विज्ञान के बारे में पूरा निबंध आपका दिया गया, ठीक है। अब यहाँ पे पर्यावरण प्रदूषण की समस्या, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। तो ये रहेगा आपका, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।